हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एक क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि विवेक भाई, हमारे पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर जब इस क्वेश्चन का आंसर आता है कि हमारे पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स होने चाहिए, तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले एक चीज़ आ जाती है कि जब भी हम किसी स्टॉक में पैसे लगाएं तो वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से लगाएं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक स्टॉक में तो हमने 20% लगा दिया और एक स्टॉक में हमने 1% लगा दिया, क्योंकि हमें 20% वाला जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो वैसा कभी नहीं करना चाहिए। तो यहां पर इस चीज की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है कि कितने शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, इस चीज की ज्यादा हो जाती है कि हम कितने डिसिप्लिन से किस तरीके से काम करके कितने परसेंटेज हम सेम रखते हैं या नहीं रखते, हम इक्वल पैसा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि हमें इक्वल पैसा लगाना चाहिए। स्टॉक्स कम ज्यादा हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये आता है कि वैसे एक्चुअल में कितने होने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात करने लगे तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हम 20 स्टॉक्स के आसपास रख सकते हैं कि एवरी स्टॉक में हम 5% पैसा लगाएंगे और उसको लगाकर रखेंगे और लंबे टाइम के लिए रख देंगे। तो यहां पर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी दो तरह के होते हैं। एक होता है म्यूचुअल फंड की स्टाइल में और एक होता है थोड़ा सा ट्रेडिंग स्टाइल में। तो म्यूचुअल फंड की स्टाइल में जैसे मैंने एक बार एक वीडियो भी बनाई थी कि एवरी मंथ जो पैसा हमारा बचता है, चाहे वो सैलरी से बचे चाहे वो हमारे बिजनेस से बचे, उसको लगाने का तरीका क्या है। उसको लगाने का तरीका है V40 कंपनीज। इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। V40 कंपनीज में से जो भी कंपनी उस मंथ में 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है उसमें पैसे लगा दो और लगाकर छोड़ दो। मींस म्यूचुअल फंड की स्टाइल में कि आप म्यूचुअल फंड में SIP के बदले आप स्टॉक्स में डायरेक्ट अपने पैसे लगा रहे हो, तो आपकी जो रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा निकल कर आएगी अगर इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो इस तरीके में फिर V40 की मैं लिस्ट बता रहा हूं तो ये 40 स्टॉक हो गए। तो 40 स्टॉक्स रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड को अपने म्यूचुअल फंड से रिप्लेस कर रहे हैं। हम उससे अब अगर म्यूचुअल फंड में 40 स्टॉक्स हो सकते हैं, हमारे में भी हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में उन्होंने कब बाय किया, कब तक रखेंगे, कौन से स्टॉक्स हैं, हमें नहीं पता। लेकिन यहां पर हमारा पूरा कंट्रोल है कि हम कौन से स्टॉक्स रख रहे हैं। हम V40 कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं, जब वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है। तो इस तरह से हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। यहां 40 भी हो तो भी चलेगा, तो भी कोई बुराई नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हम थोड़े से ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म में ट्रेडर हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म में ट्रेडर हैं तो फिर वो डिफरेंट स्टाइल हमेशा हो जाती है। उस केस में मैं ये कहूंगा कि 40 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अगर आप 2 साल 2.5 साल रखना चाहते हैं तो 40 बहुत ज्यादा हो जाता है। उसमें चुनिंदा शेयर लो, एक जिसमें मींस बहुत अच्छी कन्विक्शन हो, जो आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से हो, जिसमें आपके पास सारे रीजंस हो कि बिजनेस यहां से ग्रो करेगा। तो यहां पर बिजनेस रीजन भी होना चाहिए, फंडामेंटल रीजन भी होना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल रीजन, यानी और उसके बाद में टेक्निकल रीजन भी होना चाहिए। जहां पर ये तीनों रीजन के हिसाब से आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं ना, और ज्यादा स्टडी करके काम कर रहे हैं, अच्छे से समझ के काम कर रहे हैं, तो वहां पर 5% मेरे हिसाब से एक स्टॉक में लगाओगे ना तो हमेशा अच्छा रहता है। यानी कि 20 हमारे पास शेयर्स होते हैं और 20 शेयर्स में सपोज हमारा पर्पस ये है कि एवरी ईयर 40-50% का गेन आए, तो जब जिसमें से निकल जाओ उसके लिए फिर दूसरा ढूंढ लो। तो यहां पर आप मान के चलो एवरी मंथ आपको 2 स्टॉक्स चाहिए इस तरह के, क्योंकि किसी ना किसी में प्रॉफिट बुक होता रहेगा। तो आपके पास एवरी मंथ 2 स्टॉक्स फाइंड आउट करने के लिए होंगे। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हमेशा होती हैं कि आप ब्लू चिप में, लार्ज कैप कंपनीज में 2 स्टॉक्स फाइंड करके उसमें थोड़ा सा लंबे टाइम की, साल भर की ट्रेडिंग कर सको। उसके बाद में आता है कि अगर हम थोड़ा सा और एग्रेसिव होना चाहते हैं, अगर हम रेगुलर बेसिस पर ट्रेड करना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाने की बात नहीं कर रहा हूं, फंडामेंटली जो अच्छे कंपनीज हैं हम उसमें अगर एग्रेसिव होकर ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि उसमें तो फिर हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी उस जो स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी के बेस पर हमें अपॉर्चुनिटीज कितनी आती हैं। तो यहां पर जो मेन रोल प्ले होता है ना, वो अपॉर्चुनिटीज का होता है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर जिस स्ट्रेटजी को हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज काफी कम आती है, क्योंकि हमने काफी उसको स्ट्रिक्ट किया हुआ है, हमने बहुत सारी कंडीशंस लगाई हुई हैं। तो कभी कभी अपॉर्चुनिटी आती है तो उस केस में आप 10% लगाओ एक स्टॉक में। लेकिन अगर आपकी कंडीशंस ऐसी हैं कि थोड़ी सी मॉडरेट अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशंस है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उस केस में आप 5% करो। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, जितने मर्जी ट्रेड करो यार, क्योंकि ज्यादा बड़े
बेस पर ये अप्लाई होती है, सपोज 200 कंपनीज पर होती है या 300 कंपनीज पर होती है, 400 कंपनीज पर होती है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसमें भी काफी इस तरह के सिग्नल्स आते रहते हैं जो आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, तो उस केस में मैं तो ये कहूंगा 2% एक में भी लगाओ तो भी चलेगा। 50 स्टॉक्स होंगे ना तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप सबसे पहली बात तो फुल टाइम हो, दूसरा वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी के बेस पर काम करने में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में सेम टाइम्स पर सिग्नल आ रहे हैं, तो अगर आप परसेंटेज कम नहीं करोगे और नंबर ऑफ स्टॉक्स को ज्यादा नहीं करोगे तो वहां दूसरी प्रॉब्लम यह आएगी कि जब 30 स्टॉक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें बाई के सिग्नल्स हैं, ट्रेडिंग सिग्नल्स हमारे बाइंग के आ रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 10 स्टॉक्स में लगाने के लिए पैसा है, तो कौन से में लगाएं, तो वहां पर यह प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है कि सब में बांट दो। अगर 50 स्टॉक्स भी हैं, 2% एक में लगा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एवरी डे आपका किसी ना किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुक हो रहा होगा, एवरी वीक आपका प्रॉफिट बुक हो रहा होगा, एवरी सेकेंड वीक आपका प्रॉफिट बुक होगा, एवरी मंथ भी आपका प्रॉफिट बुक होगा। जब मैं यहां पर एवरी डे, वीक, सेकेंड वीक एंड मंथ की बात कर रहा हूं, तो यानी कि इसका मतलब यह है कोई सा भी मंथ आपका ऐसा नहीं जाएगा जिस मंथ हमारा प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा हो। तो यहां पर जब एवरी मंथ प्रॉफिट बुक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये सैलरी से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि विवेक भाई इसको फुल टाइम बनाया जा सकता है क्या, इसमें करियर बनाया जा सकता है क्या, इसको इससे सैलरी को रिप्लेस किया जा सकता है, तो सैलरी को इससे रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें फुल टाइम होना पड़ेगा और हमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स में ट्रेड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्सेल शीट भी मेंटेन करनी पड़ सकती है, आपको उसके लिए आप नोटबुक मेंटेन करोगे कि इस स्ट्रेटजी के बेस पर ये स्टॉक मैंने यहां पर लिया है, फिर उसके बाद में यही स्टॉक को जब वो और 5% नीचे चला जाए तो इसी स्ट्रेटजी के बेस पर मैंने दूसरा इसको परचेज किया है और ये अलग है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से सेल करोगे। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल है, लेकिन आपको काम उसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कोई भी महीना ऐसा नहीं जाएगा जब आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो। और जब एवरी मंथ ऐसा जाता है ना कि 4 to 5% आप लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हो इस तरीके से मेहनत करके, तो 60-70% साल का बैठता है, 80% भी बैठ जाता है। तो जब यहां पर यह पॉइंट आता है ना कि विवेक भाई इतनी कमाई तो कभी होती ही नहीं है, इतनी कमाई देखो तब नहीं होती अगर हम एसआईपी के रूप में मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर हम सुनी सुनाई बातों पर मार्केट में पैसा लगाते हैं। बातों को सुनो लेकिन उससे रीजन समझ लो। यहां पर इस चीज का ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं कि जब भी वीडियो देखो ना, नोट्स बनाओ, नोट्स बना के काम करो, और अगर नोट्स बना के काम नहीं कर पा रहे हो ना तो फिर पर्सनलाइज क्लासेस में सीख लो। मेरी भी पर्सनलाइज क्लासेस चलती है। मैं यहां पर यह चीज नहीं कह रहा हूं कि आप आओ और सीखो, लेकिन अगर सीखना है तो सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 14 मई को, फ्राइडे को, तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो, कुछ सीटें हैं अवेलेबल। लेकिन यहां पर पॉइंट इंपॉर्टेंट यही है कि जो मैंने एक चीज जो समझी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, जितने भी लोग मार्केट में बहुत मोटा पैसा खो देते हैं, मेजोरिटी ऑफ केसेस में एक ही स्टॉक में उनका बहुत ज्यादा पैसा लगा होता है और वो किसी रीजन से स्टॉक नीचे चला जाता है और नीचे जाने के बाद में फिर पूरा पोर्टफोलियो एकदम से क्रैश हो जाता है। तो ये मिस्टेक कभी मत करना, कभी भी एक ही स्टॉक में जरूरत से ज्यादा पैसे मत लगाना। हमेशा एक रूल बनाकर चलना कि अगर आप लार्ज कैप, ब्लू चिप, एसआईपी की तरह से काम कर रहे हो 30-40 स्टॉक्स चलेंगे, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड को रिप्लेस कर रहे हो। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव होकर काम कर रहे हो, बड़ी क्वांटिटी लगाना भी चाहते हो, किसी भी सिनेरियो में मैं यहां पर एक चीज कहूंगा, 10% से ज्यादा एक स्टॉक में कभी भी नहीं लगना चाहिए। अगर कंपनी का मालिक भी आके बोल रहा है ना कि मैं लेके जाऊंगा शेयर प्राइस को ऊपर, मैं प्रोडक्शन डबल करूंगा, नेट प्रॉफिट डबल होना ही होना है, तब भी 10% से ज्यादा एक स्टॉक में हमारा पैसा लगना नहीं चाहिए। उसका रीजन है हम लोग प्रमोटर नहीं है, हम लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है हम चीजों को समझ के लगा सकें। तो 30 स्टॉक्स रखना भी गलत नहीं है अगर हम एसआईपी के मोड में जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में जा रहे हैं कि हम इक्विटी में ही ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए करेंगे, लेकिन एसआईपी के फॉर्म में नहीं करेंगे, तो 10 स्टॉक्स भी रखोगे, 10% एक में लगाओगे, सोच समझ के लगाओगे, आप डीप स्टडी करके लगाओगे, वो भी चलेगा। और अगर आप टेक्निकल को साथ में मर्ज करके और एक किसी स्ट्रेटजी के बेस पर डिफरेंट तरीके से फास्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हो, मीन्स 2% एक में लगाया, फिर 20% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 7% बढ़ गया, जो भी आपकी अप्रोच है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से क्विक रोटेट करना चाहते हो तो उसमें भी गलत नहीं है। लेकिन यहां पर जब आप क्विक रोटेट करने की बात कर रहे हो ना, उस केस में हमें फुल टाइम होना पड़ेगा, तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर मैं एक चीज कहूंगा, किसी भी सिनेरियो में 10 स्टॉक से कम नहीं होना चाहिए। मॉडरेट जो फिगर है वो 20 है, लेकिन अगर आप 40-50 स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करके काम करते हो तो बुराई उसमें भी कुछ नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कम होने में बुराई है, ज्यादा होने में कम बुराई नहीं है। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूं ना ज्यादा होने में बुराई नहीं है, तो 100-150 स्टॉक रखने में भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि अगर
उतने स्टॉक्स रखने हैं तो वो किसी स्ट्रेटजी के बेस पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो स्टॉक सुना उसको खरीदा, लेकर रख दिया। तो अगर लेकर रखना है तो भी स्ट्रेटजी है, अगर आपने एग्रेसिव होकर काम करना है तो भी स्ट्रेटजी है, टेक्निकल्स के बेस पर काम करना है तो भी स्ट्रेटजी है। लेकिन लेकर रखना है, सुन के और भूल जाना है, वैसे वैसे कभी नहीं बनते। नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिए मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। आप अपना पहले एरिया डिफाइन करो कि आप फुल टाइम हो या नहीं हो। अगर फुल टाइम नहीं हो तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स मत रखो, अगर फुल टाइम हो तो ज्यादा स्टॉक्स रख सकते हो, क्योंकि आप उस पर वर्किंग कर सकते हो। अगर आप फुल टाइम नहीं हो और कम स्टॉक्स रखना चाहते हो तो डीप स्टडी करके काम करो। और अगर आप फुल टाइम नहीं हो ना, तो मैं आपको ये बताऊंगा बात की कोशिश करो कि आप चीजों को समझ के करो, और समझ के करने में भी 10% से ज्यादा एक स्टॉक में कभी मत लगाओ। एसआईपी के फॉर्म में करना चाहते हो तो V40 जो कंपनीज हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा बाय द वे, तो उन कंपनीज में काम करो। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए तो वहां पर ले लो, और अगर एक कंपनी आए तो एक में लगा दो, 4 आए तो 4 में डिवाइड करके लगा दो, 2 में आए तो 2 में डिवाइड करके लगा दो। लगातार चलते रहो और तब तक उन कंपनीज में बने रहो जब तक वो V40 का पार्ट बनी हुई है। V40 में जब भी चेंजेस होंगे मैं यूट्यूब पर आकर एक वीडियो जरूर पब्लिश करूंगा कि V40 कंपनीज में फिलहाल ये चेंज हुए हैं। जैसे लास्ट टाइम जो मैंने चेंज किया था वो चेंज ये था कि हमने ब्रिटानिया को बाहर निकाला था और मोतीलाल ओसवाल को हमने पार्ट बनाया था। V40 नेक्स्ट का मोतीलाल ओसवाल को पार्ट बनाया था। V40 नेक्स्ट से हमने बजाज होल्डिंग को निकालकर V40 में डाला था, और V40 से हमने ब्रिटानिया को निकाल दिया था, क्योंकि उसके ऊपर जो डेट इक्विटी रेशियो है वो थोड़ा सा बेकार हो गया था कंपनी का। आप उस वीडियो को देख भी सकते हो यूट्यूब पर सर्च करके, मेरे चैनल पर जाके। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।